आज हम नया टॉपिक अध्याय 7 बहुकोश की संरचना ऊतक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर टिश्यू इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में कोशिका और उसके कार्यों के विषय में अध्ययन किया। हमने यह समझने का प्रयास किया कि सभी सजीव चाहे वे जंतु हो या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। रॉबर्ट हुक ने कार्क की जिस महीन परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा था वह वास्तव में बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ही था। हुक ने अपने अवलोकन में कोशिकाओं के समूह के एक सदस्य को सेल नाम दिया था। पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न जो भागों जैसे पत्ती की सतह, अपने गाल की आंतरिक सतह, मछली या चूजे की मांसपेशियों आदि को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें भी कोशिकाओं के समूह दिखाई देंगे। ठीक है, तो कोशिकाओं के जो समूह हैं उससे बने तंत्र है या कोशिकाओं के समूह के जो बने तंत्र है उसको हम ऊतक कहेंगे। तो ऊतक के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो ऊतकों के बारे में कैसे पता चला इसके बारे में देखें। 1799 में मारी फ्रैंकोइस जेवियर बिशट 1799 मारी फ्रैंकोइस जेवियर बिशट ने मनुष्यों के शरीर में रोग ग्रसित क्षेत्रों की आंतरिक जो संगठन से संबंधित जो अवलोकन है उसके दौरान आपस में गुथी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी ऊतक नाम दिया। ठीक, इन्होंने अपनी पुस्तक में इनके बारे में विस्तृत विवरण दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिशट ने ऊतकों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था। उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतुओं पर आधारित था। उन्होंने पहले तो ऊतकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। ध्यान सुनेंगे। पहला भाग, वे ऊतक जो रेशे के समान थे उन्हें फाइबर्स कहा। वे ऊतक जो रेशे के समान थे उसके फाइब्रस कहा, फाइब्रस। ठीक है। दूसरा, उन्होंने वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे थे उन्हें सीरस कहा। क्या कहा? सीरस। इसी प्रकार तीसरा, उन्होंने ये बताया कि कुछ ऊतक चिपचिपे थे उसे म्यूकस कहा। तो इस प्रकार फाइब्रस, सीरस और म्यूकस कहा। उन्होंने इनके और उपसमूह बनाए जिनमें 21 ऊतकों का विवरण मिलता है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु ऊतकों का नामकरण एवं विवरण बिशट के विवरण से काफी मिलता जुलता है। ठीक, ऐसा नहीं कि बिशट के ऊतकों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इनसे लगभग 1 शताब्दी पूर्व वैज्ञानिकों ने पौधे व जंतुओं ऊतकों को देखा और उनका विवरण अलग अलग शब्दावली में उनकी सतह की बनावट, संरचना व कार्यों के आधार पर किया। इनमें एक वैज्ञानिक नेहमिया ग्रीव 1641 से 1712 है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किए। प्रत्येक पौधे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं। पहला पीठी या मज्जा और दूसरा उडी या काष्ठी। पीठी या मज्जा, उडी या काष्ठी। ग्रीव ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाले नर्म स्पंजी व द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेनकाइमा कहा। क्या कहा? पैरेनकाइमा। इसी प्रकार स्लेडेन व स्वान के नाम सुने होंगे जो में जो पढ़ रहे थे। 1838 है। इन्होंने भी इस दिशा में अध्ययन किए जो ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे। इन्होंने पक्षी के पंख की आड़ी काट में वैसी ही कोशिका को देखा जैसे ग्रीव ने पौधों की कोशिकाओं में देखा। स्लेडेन व स्वान ने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि
शिशु भेड़ के पेट के जो आंतरिक सतह के ऊतक पैरेन्काइमा से पूरी तरह मिलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार स्लेडन एवं स्वान ने भी जो ग्रीव है उसके अनुसार इन्होंने भी अध्ययन किए, देखा। ऊतकों के बारे में अध्ययन करने वाले एक अन्य वैज्ञानिक नगेली थे। नगेली ये वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने फॉर्मेटिव एवं स्टेबल ऊतकों की संकल्पना दी। फॉर्मेटिव एवं स्टेबल ऊतकों की संकल्पना दी। इन्होंने फॉर्मेटिव ऊतकों को तेजी से वृद्धि करने वाले ऊतक या मेरिस्टेमिक नाम दिया। इन्होंने सावधानी पूर्वक अवलोकन किया और पाया कि पौधों की जड़ों व तनों की शीर्ष भाग एवं जंतुओं में रक्त व त्वचा में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, इनके अनुसार। इसके साथ ही नगेली ने पौधों में नलिका के जैसे ऊतकों को जो पानी, खनिज, भोजन आदि का संवहन करते हैं, इन्हें क्रमशः जाइलम और फ्लोएम नाम दिया। इसने दिया जो भूमिगत जल खनिज है उसको पौधे अब्जॉर्ब करते हैं, तो किसके माध्यम से? तो इसको इन्होंने बताया कि जाइलम और फ्लोएम नाम दिया। ऊतकों के इस समूहीकरण में उन्होंने भोजन व पानी के संवहन की दिशा की ओर आधार माना। नगेली की तरह स्लेडन और स्वान ने भी तेजी से वृद्धि करते हुए ऊतकों को देखा और पाया कि इन ऊतकों की जो कोशिकाएं छोटी, केंद्रक बड़े व स्पष्ट थे। कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम थी। जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व होती गई, ये कोशिकाएं आकार में बढ़ी। ध्यान सुनेंगे, ये आकार में बढ़ी, केंद्रक छोटा, पर्याप्त कोशिका द्रव्य और इनकी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति मोटी होती गई। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय में वैज्ञानिकों ने ऊतकों में कोशिका की व्यवस्था को देखा, ऊतकों की संरचना एवं कार्यों को सूक्ष्मता से अवलोकन किया। सभी ने ऊतकों को विस्तार से समझने के लिए उनकी व्यवस्था व कार्यों को आधार बनाया। ठीक, साथ ही सभी वैज्ञानिकों ने ऊतकों, पौधों व जंतुओं दोनों में अध्ययन किया और उन्होंने पौधे और जंतुओं दोनों को के ऊतकों में समानता व समानता जानने का प्रयास किया। तो हमारे जो शरीर में कुछ ऊतक ऐसे हैं जो पौधों के ऊतकों से समानता रखते हैं, इसी प्रकार जो पौधे के कुछ ऊतक है वो मनुष्य के ऊतकों से समानता रखते हैं। ये समानता इतनी अधिक है कि अनुभवी वैज्ञानिक भी इन्हें अंतर करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सामान्यतः जंतु एवं ऊतक परिपक्व पादप कोशिका की तुलना में अधिक कोमल होते हैं। इसी प्रकार पौधे एवं जंतु दोनों के ऊतकों में कोशिका की व्यवस्था और उनके कार्यों में समानता के आधार पर ही स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था, जो पहले क्लास में पढ़े थे। ठीक, इस प्रकार अवलोकन और अध्ययन से यह पता चला कि जो ऊतक है वो पौधों और जंतुओं में किस प्रकार समानता और भिन्नता रखते हैं। अधिकांश ऊतक का पाओगे कि मृत होते हैं, जंतुओं में प्रायः ऊतक जीवित होते हैं। ठीक, तो कई पौधों में जो संवहन कार्य करने वाले, सहारा देने वाले ऊतक जो है मृत भी होते हैं, जंतुओं में जीवित होते हैं। इस प्रकार से ऊतकों के अध्ययन से हमें जंतुओं में, पौधों में पाए जाने वाली जो समानता विभिन्नता उसके बारे में पता चलता है। हम इसके बाद देखते हैं ऊतकों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू। जो ऊतकों का समूहीकरण है, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यू, हमने पढ़ा कि समय समय पर वैज्ञानिकों ने पादप व जंतु ऊतकों का अध्ययन किया। इनके विस्तृत अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने समूहीकरण की प्रक्रिया की सहायता ली। इसमें उन्होंने ऊतकों के कार्यों, ध्यान सुनेंगे, ऊतकों के कार्यों, स्थिति, संगठन, व्यवस्था व विभाजन क्षमता आदि गुणों को आधार बनाया। ठीक, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पादप व जंतु ऊतकों को एक साथ समूहीकृत न करके अलग अलग समूहीकृत कर सकते हैं, या वैज्ञानिकों ने किया। इसके अध्ययन के लिए अलग अलग समूहीकरण करने के बाद अध्ययन किया। तो जैसे हम देखेंगे कि पादप ऊतकों का समूहीकरण। ठीक, तो पादप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पादप ऊतकों का समूहीकरण। ठीक।